अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, यानी वर्किंग ऑफर शुरू होगा, तो एक बहुत बड़ा इम्तहान है। जो 6-7 सीनियर तरीन जजेज़ हैं वहाँ जो मौजूद हैं, उन पर उनका बहुत बड़ा इम्तहान है। और उनसे, उनके फ़ैसले से या उनके अमल से पाकिस्तान की और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और मौजूदा हालात के हवाले से बहुत अहम चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मसलन मसलन ये है कि जी इस वक्त जो लॉ बन गया है, और आपको पता है पार्लियामेंट में स्पीकर ने नोटिफाई भी कर दिया है, गज़ट में भेज दिया है, तो चुनांचे लॉ तो बन गया है। अब उस लॉ पे पार्लियामेंट ने अमल करना है, हुकूमत ने अमल करना है, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने अमल करना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा चीफ जस्टिस और जो उनके साथ 3 अहम जजेज़ हैं, उनके इख्तियारात तो छिन रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात छिन रहे हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और लेकिन उस लॉ के लिहाज से 3 सीनियर जजेस की कमेटी है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस हैं और 2 जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एंड जस्टिस तारिक मसूद हैं। तो अब इस लॉ बनने के बाद अब चीफ जस्टिस साहब तो ऐसी कोई कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, और अब चीफ जस्टिस हैं वो, लेकिन कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाएंगे। अच्छा, इख्तियारात लॉ के लिहाज से उनसे छिन चुके हैं, तो अब ये जो 3 सीनियर मेंबर जज हैं, उनमें से 2 अक्सरियत के जो लोग हैं वो कमेटी की मीटिंग बुला सकते हैं जो मौजूदा लॉ के लिहाज से, और फैसला भी दे सकते हैं अक्सरियती। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद पे भारी जिम्मेदारी है। वहीं जो बकिया जजेज़ हैं 5, उन सीनियर तरीन जजेज़ पे भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस ब्रदर जजेस के साथ मिलकर क्या फ़ैसला करते हैं। तो मेरी इत्तला ये है कि इस लॉ बनने के बाद फ़ौरन ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके छुट्टी पे चली गई, सब कुछ छुट्टी पे चला गया, ईद थी, ईद के फ़ौरन बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अहम मीटिंग होनी है। एक अहम मीटिंग होनी है चीफ जस्टिस के अपने ग्रुप के साथ, और एक मीटिंग होनी है सीनियर तरीन जो 7 जजेज़ हैं वहाँ, उनके दरमियान। और अब ये देखना है कि अगर उन जजेज़ ने जो सीनियर 7 जजेज़ हैं इस बात का फ़ैसला कर लेते हैं, जो कि चांसेस है कि कर लिया जाएगा, कि लॉ बन चुका है, उस लॉ के तहत अब सुओ मोटो नोटिस जो लिया जाएगा या बेंच बनेगा, उसका इख्तियार 3 रुकनी कमेटी पे है। तो चुनांचे तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमेटी की मीटिंग बुलाकर तो आपके इजलास शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही वो इजलास शुरू करेंगे, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त, बड़ी तब्दीली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मौजूदा बेंच जो कि 3 रुकनी बेंच कह लें, इसमें 4 जजेज़ हैं, जिसमें से 3 रुकनी बेंच है, इसको हुकूमत नहीं मान रही और पार्लियामेंट मुकम्मल मुस्तरद कर रहा है, और ज़ाहिर सियासी जमातें जो 11 हैं वो भी मुस्तरद कर रही हैं। ये 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये मुकम्मल सहूलत कारी कर रहे हैं इमरान खान के, और ऐसे फैसले दे रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी इन्होंने एक सर्कुलर से ख़त्म किया और फिर 6 जजेस को बुलाकर उसको ख़त्म किया। हालांकि जजमेंट इस तरह ख़त्म नहीं होता, और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि फ़ैसले गलत हो सकते हैं, चाहे वो अक्सरियती हों, अक़लियती हों या मुकम्मल बेंच के हों। क्यों? क्योंकि गलत भी हो सकता है फ़ैसला। अब मसला ये है कि ये मीटिंग जो हो रही है, ये जो मीटिंग होगी फ़ौरन ही, इसमें 2 अहम मीटिंग है, और 2 अहम मीटिंग में एक मीटिंग का तो हमें पता है कि होगी, और उसमें ये फ़ैसला होगा कि हमने किस तरह अपने इस जो लॉ बन गया है इसको हमने ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है, आया ये स्टे रहता है, क्योंकि अगर स्टे रहता तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इसको नोटिफाई नहीं करता, चुनांचे उन्होंने रद्द कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जो सीनियर मोस्ट 2 जजेज़ हैं जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ जो मुख्तलिफ लोग हैं। इस सिलसिले में ज़ाहिर है उनको आइन, कानून, पार्लियामेंट और हुकूमत की सपोर्ट हासिल होगी, और उन्होंने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया
तो फिर ये जितने भी केसेस चल रहे थे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हो रहे थे, और जो सारे वो सब के सब डिस्कस होंगे, और हो सकता है कि एक फुल कोर्ट बना दिया जाए और फुल कोर्ट में ये सब चीज़ें जाए जो कि चीफ जस्टिस साहब नहीं ले जा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी अहम बात ये बता दूं कि आज़ाद कश्मीर का मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अगर आप मेरे व्लॉग्स में देखें, कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर काम हो रहा है और आने वाले वक्त में वहाँ पर पीटीआई से वो हुकूमत छीन ली जाएगी, क्योंकि वो हुकूमत पीटीआई की जो बनाई गई थी वो भी मसनूई थी। अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बहुत बड़े बड़े जलसे थे, लेकिन जब इंतखाबात हुए और मरकज़ में क्योंकि पीटीआई थी, जब इंतखाबात हुए उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई के साथ खड़ी थी, तो फिर ज़ाहिर रिज़ल्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर का इनके हक़ में आया। लेकिन उसके बावजूद ये बात वहाँ पे आ रही थी कि पीटीआई के अंदर दराड़ है वज़ीर आज़म के हवाले से, और जिसका फ़ायदा पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी उठा सकती है। चुनांचे आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की जो वाहिद हुकूमत, एक और हुकूमत जो रह गई थी, दो है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, तो उस हुकूमत का तो ख़ात्मा कर दिया है। अब मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और कुछ और जमातें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई के 3 ग्रुप बन चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो मौजूदा वहाँ वज़ीर आला है या जो भी वहाँ का सरबरा है उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला के उसको फारिग किया जाए, और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपना रोल अदा कर रही है। चुनांचे अगर ये कामयाबी हो जाती है तो ये इमरान खान की क्या कहते हैं, आखिरी कील है उनकी किसी जगह हुकूमत पे। एक तो ये बात भी हो गई। अब जो इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जब ये ईद के बाद जैसे ही पार्लियामेंट और ख़ास तौर पे जुडिशरी खुलती है, और जुडिशरी का ये ख्याल वो है कि 27 तक उन्होंने दिया हुआ है, इस वक्त हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मौलाना फजल रहमान, उनके सारे ग्रुप जो लोग हैं उनके, वो वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म के इन चंद वज़रा से बहुत नाराज़ हैं, और अपनी नाराज़गी का इजहार उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ तक पहुँचा दिया है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा भी वज़ीर आज़म से बहुत नाला हैं, और इस सूरत हाल के लिहाज से अगर इमरान खान या सुप्रीम कोर्ट, फ़र्ज़ कीजिए, वही एक बात मैं आपको बहुत अहम आ रहा हूँ कि अगर कोई शख्स अपनी हुकूमत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से डर कर, खौफ से, और पीडीएम को बाईपास करके, बीडीएम के सरबराह की बात को बाईपास करके, मियाँ नवाज शरीफ की बात को बाईपास करके, या बिलावल भुट्टो की बात को या आसिफ जरदारी की बात को बाईपास करके अगर वो मुज़ाकरात पीटीआई से करता है, तो ये सिर्फ इसलिए कि जी उसकी हुकूमत बच जाए, तो फिर ये भी तो मुमकिन है कि पीडीएम इस बात के लिए तैयार हो जाए कि तौहीन अदालत से अगर नहीं जा रहे हैं वज़ीर आज़म, तो उनको अदम एतमाद से भेज दिया जाए और कोई नया वज़ीर आज़म ले आए, यानी कोई सिंधी वज़ीर आज़म, जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब अगर ये समझ रहे हैं कि वो जो चाहेंगे करेंगे अपने चंद मिनिस्टर के ज़रिए, तो ऐसा नहीं है। उनको इत्तेहादियों ने इस जगह तक पहुंचाया, और अगर इत्तेहादी उनसे नाराज़ हो जाते हैं या पीएमएलएन की अपनी जमात के बहुत सारे मिनिस्टर्स और लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो इस डर से कि चीफ 3 रुकनी बेंच उनको नाअहल ना कर दे, काबीना ख़त्म ना हो जाए, काबीना के लोग और वज़ीर आज़म इस चक्कर में अपने इत्तेहादियों को से बाईपास करके, पीडीएम के सरबराह से बाईपास करके, अपने कायद से बाईपास करके ये सारे इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन हुकूमत बचाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो मुमकिन है, जो मैं अंदर की एक बात बता रहा हूँ, कि पीडीएम अगर अपने हाथ खींच लेता है तो जनाब शहबाज शरीफ साहब के वोट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे नीचे हो जाएगा, और फिर कोई सिंधी वज़ीर आज़म का नाम दिया जाएगा, और फिर सारे लोग उसको वोट देंगे, और शहबाज शरीफ अपनी पार्टी में भी, मसलन उन पार्टी में जब वापस जाएंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी।
नवाज़ शरीफ उनको किस तरह डील करेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा या सीनियर दूसरे जो लोग हैं वो किस तरह डील करेंगे। यानी शहबाज शरीफ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, PMLN की कब्र तो खोद रहे थे लेकिन इस अमल से वो अपने पाँव में भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये खौफ अगर उनका सिर्फ चीफ जस्टिस से है तो दूसरा खौफ मैं बता देता हूँ कि PDM के खुफिया इजलास में ये भी तय हुआ है कि अगर वज़ीर आज़म ने PDM के जज्बात का ख्याल नहीं रखा, PDM की और PDM के सरबरा की इस बात की इज़्ज़त नहीं रखी, तो फिर शहबाज शरीफ जाएं और कोई सिंधी वज़ीर आज़म आ जाए, जो ऑलरेडी आसिफ अली ज़रदारी साहब कह चुके हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।